आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बढ़िया रिएक्शन है। आईटी जेईई एडवांस में पिछले 20 सालों के पेपर उठा के देख लो, ऐसा बेटा कभी हुआ नहीं होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन ना है। इसका जेईई मेंस में तो आता ही है, कितने मेडिकल के एग्जाम होते हैं नीट वाला, है ना, इन सब में भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। आईटी एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, आईटी एडवांस में भी एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, एक से ज्यादा आ जाए तो कोई असर वाली बात नहीं है। आप पिछले 20 सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उससे एक सवाल आने ही आना है, तो इसको बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। और टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एल्डोल कंडेंसेशन का जो तुम सॉल्व ना कर पाओ। इसलिए बहुत ही कायदे से केयरफुली आप इस वीडियो को वॉच करिए, देखिए, बीच बीच में पॉज करके देखिए जहां पे डाउट हो, है ना। और हमें कमेंट बॉक्स में अपने जो है जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मुझे यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या, पहले ये हम पढ़ लेते हैं। मतलब कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अभी एल्डोल के डेफिनेशन पे भी आते हैं। तो देखो, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन पाए जाए। और अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब कितने हाइड्रोजन का जरूरी होना जरूरी है अभी बाद में पढ़ लेंगे। इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या है, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन atoms at sp3 alpha carbon can give aldol condensation। can give aldol condensation, ये बेटा aldol condensation दे सकते हैं ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, जिसमें अल्फा कार्बन पर जो sp3 होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, उस पर अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स लिखा मैंने। अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स अगर पाए जा रहे हैं तो 100% श्योर है कि उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये कंडीशन है। पहले एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आपसे बेटा हमने कहा ये लिखा है CH3CHO, ये अल्फा कार्बन है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और ये सिंगल बॉन्डेड तो ही sp3 है ही। इस पर जो हाइड्रोजन पाए जाएंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन आराम से दे देगा, है ना। एल्डिहाइड की बात करो बेटा, ये लिखा CH3 CH2 CHO, बिल्कुल देगा, ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। ये बेटा कीटोन है, CH3 CO CH3 लिखा है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, देगा, ये भी देगा। ये बेटा लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये बेंजीन रिंग लगा दी, बिल्कुल देगा, है ना। एसिटोफिनोन, ये अल्फा कार्बन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। ये बेटा लिखा है बेंजल्डिहाइड, नहीं दे सकता क्योंकि बेंजल्डिहाइड में ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब वैसे भी अल्फा कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है और हाइड्रोजन भी नहीं है। ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें नहीं हो सकता। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, नहीं हो सकता। फॉर्मेल्डिहाइड में तो बेटा अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, नहीं हो सकता। और क्लियर, जैसे बेटा ये लिखा है C6H5, ये लिखा है CO और ये लिखा है C6H5, इसका नाम है बेंजोफिनोल। क्या नाम है, बेंजोफिनोल। नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन तो यार ऐसे आ गया, एक क्वेश्चन तो इसी टाइप का आ गया, 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन उसने दे रखा होगा और पूछेगा कौन कौन सा
एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ये मोर देन वन ऑप्शन वाले चॉइस में भी आ सकता है और सिंगल ऑप्शन में भी आ सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन पे पैराग्राफ भी बनाया जा सकता है। मैचिंग वाले मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहचान बहुत आसान है। sp3 अल्फा कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए तो समझ जाओ उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। हालांकि एक लास्ट में एक पॉइंट बताएंगे जो बहुत शानदार होगा, है ना। sp3 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, sp3 अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो ये तो बेटा कंडीशन हो गई। अब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, आप उसको देख के बता सकते हो कि वो एल्डोल देगा कि नहीं देगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। बहुत साइक्लिक वाइक्लिक कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि साइक्लिक में नहीं होगा, साइक्लिक में भी हो सकता है। तो ये तो बेटा हमने कंडीशन के बारे में बात कर लिया। अब बेटा आता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग करते क्या है। फिर एल्डोल कंडेंसेशन के नाम पे आ जाएंगे, आईपीसी नेम पे आईपीसी नेम और अभी पूछ सकता है आपसे। तो बेटा इसमें करते क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन बेटा जो है ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। इसका मतलब इसमें जो बेस होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, इसमें जो बेस होता है वो बेटा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और बेस क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH लेते हैं। बेस क्या लेते हैं बेटा, डाइल्यूट NaOH लेते हैं। कई बार खाली OH आयन लिख के भी आपको दे दिया जाए तो उसका मतलब भी डाइल्यूट NaOH ही समझिएगा। तो ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, इसमें जो बेस होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, होता क्या इसमें बेटा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आपस में बेटा कंडेंस करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। और बाद में थोड़ा हीट अगर मिल जाती है उसे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। और हीट वाटर निकालने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब 99% केस में वाटर निकलता भी है। अब जरा सुनो, इसमें बेटा क्या है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के आपस में कंडेंस करने हैं, बस इतना सिर्फ आपको सिंपल काम करना है। और एल्डोल का बेटा जो केमिकल नेम होता है, मतलब पहले लिख देता हूं करते क्या इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर कंडेंस्ड टू फॉर्म, अब ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डोल को पहचानने का तरीका सीखिए आप। ये बेटा एल्डोल का केमिकल नेम है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो है ये एल्डोल का केमिकल नेम है। अल्फा कार्बन के बाद वाले कार्बन को क्या बोलोगे, बीटा कार्बन। और अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में अगर आपको बीटा कार्बन पर OH मिल जाए, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में आपको बीटा कार्बन पर OH बेटा अगर मिल जाए तो समझ जाओ क्या है, एल्डोल है। तो ये एल्डोल का केमिकल नेम है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को ही एल्डोल कहा जाता है। और चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, लेकिन बोलते एल्डोल ही है। ढूंढना क्या है, बीटा कार्बन पे OH, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो पहचानने का तरीका भी तुम्हें आ गया। अगर कहीं आपको डाउट है कि एल्डोल है कि नहीं है तो देख लेना, बीटा कार्बन पे OH है तो समझ जाओ एल्डोल है, वरना नहीं। अब यार इसमें करते क्या, अब इसकी मैकेनिज्म लेंगे तो मजा आएगी। पहले हम एक काम करते हैं, दो मॉलिक्यूल आपको लेके दिखा देते हैं एल्डिहाइड के या कीटोन के। तो इसमें एक बात और भी है, अगर दोनों मॉलिक्यूल आपने सेम टाइप के लिए तो उसे बेटा बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और यही मेन होता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मेन नहीं होता है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन ही मेन होता है। तो हम इसमें तीन कैटेगरी कर ले रहे हैं। पहले बेटा लेते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, खाली आपको समझाने के लिए, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। तो यार सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल बेटा सेम टाइप के होंगे,
both molecules are of same type. Both molecules are of same type. दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं. वो चाहे सेम टाइप के आप एल्डिहाइड ले लिए और वो चाहे सेम टाइप के आप कीटोन ले लिए, दोनों मॉलिक्यूल बेटा सेम टाइप के होते हैं. ठीक है ना. और दो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दो कीटोन भी हो सकते हैं. पहले एक बहुत आसान तरीका तुम्हें बताया. ये लिखा है CH3CHO. इससे छोटा एल्डिहाइड में तो होगा नहीं. अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा H है. और इसका एक दूसरा भी मॉलिक्यूल ले लिया आप CH3CHO. आमने सामने लाके रख लिए और बेटा यहां लगा दिया हमने डाइल्यूट NaOH. अभी हम इसकी मैकेनिज्म, इसकी काइनेटिक्स भी समझाएंगे. तुम्हें करना क्या है, देखो, एक मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे लाके जोड़ देना है. बस एक मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे लाके जोड़ देना है. मैकेनिज्म पे बाद में आएंगे भी. दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं ना बेटा. ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक हमने ऊपर दिखा दिया. ये अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ये H गया यहां जोड़ दिया. तो जब H यहां जोड़ दोगे तो यहां क्या हो जाएगा, OH. तो ये वाला CH इस वाले CH2 से जोड़ दिएगा. बस मतलब ये कराने का तरीका है. मैकेनिज्म थोड़ी, मैकेनिज्म तो ये बाद में बात करते हैं. अब देखो जरा क्या हुआ. ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है. यही बेटा एल्डोल है. ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यही एल्डोल है. अगर आप इसको हीट कर दें, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है तो ये अपने आप वाटर एलिमिनेट कर देता है. कहा जाता है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मिल जाए, 5 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मिल जाए, जो आमतौर पर मिल ही जाता है, तो यहां से ये OH निकाल दो बीटा कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, वाटर भाई साहब आपने निकाल दिया. क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO. ऐसा क्यों हुआ समझ सकते हो. वाटर निकलने के बाद सिस्टम कंजुगेटेड बनना है बेटा. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सिस्टम कंजुगेटेड है, इसलिए वाटर निकलना भी बहुत आसान होता है. ठीक है ना. और ये हमने रिएक्शन स्टार्ट कहां से की बेटा, एसिटाल्डिहाइड से. ये रिएक्शन हमने एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट किया है, इसलिए इस एसिटाल्डिहाइड से एल्डोल जो बनता है उससे वाटर निकलने के बाद ये जो प्रोडक्ट बना इसका एक बड़ा स्पेशल नाम होता है प्रोटोनेल्डिहाइड. ये सिंपल नाम है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा. आईपीसी नेम तो बना ही लोगे. 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनल. ब्यूट 2 इनल. लेकिन इसका सिंपल नाम क्या है, प्रोटोनेल्डिहाइड है. इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिंपल नाम तो याद करने पड़ते हैं ना. चलो क्या, तो ये रिएक्शन तो बड़ी आसान थी. तुमने कहा सर आपने तो एसिटाल्डिहाइड लिया, जरा दूसरा मॉलिक्यूल ले लो. तुमने कहा सर हम ये प्रोपेनल्डिहाइड लेंगे, CH3CH2 CHO, और फिर हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया. ये हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, लेकिन हम देखो लिखने का तरीका जरा मेरा देखना. ये अल्फा कार्बन है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन लिखने का तरीका हमारा इस मिथाइल को मैंने अल्फा कार्बन से नीचे उतार दिया. क्यों, क्योंकि हमें इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को अल्फा कार्बन से जोड़ना होता है ना, तो ये बॉन्ड बनाना होता है. तो रास्ते में कोई रुकावट ना है, इसलिए मिथाइल मैंने नीचे लिख दिया. नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है. आप H यहाँ ले गए OH आयन की प्रेजेंस में, और जब बेटा S ले जाओगे तो यहाँ OH हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा CH3CH2, ये बेटा हो जाएगा CHOH, और ये मिथाइल, और इधर आ गया CHO. चेक कर लो बेटा जरा. अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है. हम चाहे तो वाटर निकाल सकते हैं, यहां से OH निकाल देंगे, यहां से S निकाल देंगे, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो बात समझ में आ रही कुछ. अच्छा, इस प्रोपेनल में कितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन थे, एक ही टाइप का अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए एक ये एल्डोल बन के तैयार. ध्यान रखना, ये एक एल्डोल बन गया. अच्छा, इस एल्डोल की बेटा बात करें तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस एल्डोल में कितने कायरल कार्बन है. जैसे इस वाले एल्डोल में एक कायरल कार्बन था, या भाई ये वाला कार्बन कायरल है, तो अगर एक कार्बन कायरल इस एल्डोल में है तो इसका एक डेक्स्ट्रो फार्म होगा, इसका एक लीवो फार्म होगा, 2 फार्म होंगे, और 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कभी होगी नहीं, है ना. इसमें क्या है, ये वाला अल्फा, ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है,
और बेटा दिस कार्बन इज आल्सो कायरल, ये भी कायरल कार्बन है। और आपको पता अगर मॉलिक्यूल दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है या दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा 2 टू पावर n। तो इसका मतलब ये 4 तो बन ही जाएंगे इसमें ना, दो कायरल कार्बन है तो इसमें 4 क्या बन जाएंगे, डेक्स्ट्रो लीवो, दो डेक्स्ट्रो फार्म दो लीवो फार्म बनेंगे। इसका मतलब इसके 4 फार्म्स बन सकते हैं, क्योंकि दो कायरल कार्बन है, ध्यान रखना। उसमें एक कायरल कार्बन थे, 1 पेयर ऑफ इनैंसियोमर बनेगा, इसमें दो कायरल कार्बन है इसलिए 2 पेयर्स ऑफ इनैंसियोमर्स बनेगा। इनैंसियोमर समझते हो ना, डेक्स्ट्रो लीवो फार्म एक दूसरे के इनैंसियोमर्स होते हैं। मीजो यहां बन नहीं सकता क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई चक्कर है नहीं। बात समझ में आ रही है, वो से आ रहा है ना। ये भी पूछ सकता है, मान लिया आपसे उसने ऐसे कहा कि प्रोपेनल से जो एल्डोल बनेगा वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 फॉर्म्स हो सकते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि दो कायरल कार्बन है तो 4 फॉर्म तो अपने आप हो जाएंगे। ऐसे और भी ले सकते हैं। अभी मैग्नीशियम पे आते हैं, पहले आपको कुछ हम एग्जांपल दिखाते हैं फिर मैग्नीशियम पे आते हैं। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर आपने कीटोन क्यों नहीं लिया, कीटोन ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो भाई। चलो हम एक स्पेशल टाइप का कीटोन ले रहे हैं, तीसरा फॉर्म ले रहे हैं। ये लिखा CH3, ये लिखा बेटा CO, ये लिखा हमने CH2 CH3 ब्यूटोन। और फिर बेटा हमने क्या कर दिया, दूसरा ब्यूटोन का मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया, सेम है। और आपने यहां पे बेटा डाइल्यूट NaOH लगा दिया, खाली OH है लिखने से भी काम चल जाता है। अब जरा ध्यान देना, ये बेटा अल्फा कार्बन है, चलो इसमें ले लेते हैं, ये अल्फा कार्बन है और ये भी तो अल्फा कार्बन है। इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम है, पहला मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं। अब बेटा यहां एक समस्या आएगी, यहां पर एल्डोल बनेंगे कई सारे, जानते हो क्यों? क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इस अल्फा वाले H को इस O पे भेज दो, इस इथाइल को नीचे लिख लेंगे। अब इस इथाइल को नीचे लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, CH2 CH ये लिख दिया हमने। इस वाले अल्फा कार्बन के जब H को इस O पे भेजोगे तो बेटा जो पहला एल्डोल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, OH। इस वाले कार्बन को तो इस वाले कार्बन से जोड़ना है तो H वहां जोड़ दिए तो बचा यहां क्या, CH2, और ये क्या हो गया CO, आगे क्या है CH2 CH3 है और नीचे यहां पर CH2 CH3 है। केवल ये वाला कार्बन कायरल है, एक कार्बन कायरल है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा भी चांस बेटा है कि आप इस वाले अल्फा कार्बन के H को लाके इस पे O पे जोड़ो, दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं तो एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, एक एल्डोल और बन सकता है। देखो अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, ये कीटोन है, तो दूसरा बेटा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, यहाँ OH तो हो ही गया, ये CH2 CH3 है। अब आप इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ोगे, है ना, इस वाले कार्बन से जोड़ोगे, ये CH है, ये इसका CH3 है, ये CO है, ये CH3 है। इस वाले कार्बन से जोड़ा तो इस वाले कार्बन में मिथाइल लगा, मिथाइल, इस CH के बगल में CO है, CO लिख दिया, CH3 है। देखो अगर आपको पहचानना नहीं आ रहा तो भैया चेक कर लो यार, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है कि नहीं है। देखो ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें केवल एक कायरल सेंटर था, लेकिन इसमें ये वाला भी कार्बन कायरल है, और बेटा ये वाला अल्फा वाला जो कार्बन है ये भी तो कायरल, एक तरफ CO CH3, एक तरफ H, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ ये बड़ा ग्रुप है, दो कायरल कार्बन है। तो अगर हम इसके एनेंसियोमर्स निकालें, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं सही नहीं, तो 2 टू पावर 2 लिखोगे, 4 यही हो गए, और इसमें बेटा एनेंसियोमर निकालोगे तो 2 टू पावर 1, तो इसका मतलब इसमें केवल एनेंसियोमर्स जो है 2 ही है। अब मान लिया ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सुन लो क्या पूछेगा, वो रट्टेबाजी भूल जाओ जो तुम रट के आए इंटरमीडिएट में, है ना। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल ब्यूटोन है, ब्यूटेनॉन 2 के दो मॉलिक्यूल आपके पास हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्डोल कैन बी फॉर्म, तो आंसर होगा 6 टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्डोल कैन बी फॉर्म, तो आंसर होगा 6 टाइप।
क्योंकि 4 एल्डोल यहाँ बनेंगे, 2 कार्बन कैरियर है और 1 कार्बन कैरियर यहाँ है, तो ये 2 एल्डोल यहाँ बनेंगे। टोटल मिला के इनैंसियोमर्स या 6 टाइप के एल्डोल बनेंगे, ये दिमाग में आप रख के चलिएगा। हाँ, अगर इनैंसियोमर्स की बात ना करें तो 1 एल्डोल ये बन जाएगा, 1 एल्डोल ये बन जाएगा। लेकिन इनैंसियोमर्स की बात क्यों नहीं करोगे जब इसमें कायरल कार्बन है? तो जब कायरल कार्बन है तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से देखोगे तो 4 टाइप के इसमें बने और 2 टाइप के इसमें बने। कुछ बात समझ में आ रही है? अभी स्टार्ट हुआ है, अभी मजा आएगी। तो बेटा इसको नोट कर ली तब तक आप। तो बेटा हमने सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों मॉलिक्यूल अभी मैंने सेम टाइप के लिए हैं। जब बेटा हम दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट करेंगे तो दैट विल बी क्रॉस एल्डोल, तो उसे हम लोग क्रॉस एल्डोल के नाम से जानते हैं फिर। लेकिन अभी क्रॉस एल्डोल पे नहीं आ रहे हैं, पहले हम एल्डोल की मैकेनिज्म समझना चाह रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बेटा हम एल्डोल की मैकेनिज्म समझना चाह रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल ये समझना चाह रहे हैं। हमने बताया ना ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, तो सबसे सिंपल वाला पहले एल्डोल बना लेते हैं एसिटाल्डिहाइड से, फिर मैकेनिज्म तो किसी पर भी अप्लाई हो जाएगी ना, मैकेनिज्म तो किसी पर भी अप्लाई हो जाएगी। देखो बेटा ये है CH3CHO। अब इसको लेके मुझे एल्डोल बनाना है, इसको लेके मुझे एल्डोल बनाना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना, यहां बना लेते हैं। अच्छा, CH3CHO से जो एल्डोल बनेगा वो यहां बना लेते हैं बेटा, उसमें क्या, ये अल्फा कार्बन है, इसके H को इस O पे भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा CH3CHOH, और ये वाला CH इस वाले CH2 से जोड़ दो, बस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। हीट करोगे वाटर निकल जाएगा, प्रोटोनल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना? अब सुनो बेटा क्या होता है, आपने OH आयन ले रखा है, बेस है, या आपने OH आयन ले रखा है, चलो हमने प्लस OH आयन आया, इस एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे OH आयन आया, और ये डाइल्यूट है बेटा, ये डाइल्यूट है, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड आपने नहीं ले रखा है। हाईली कंसंट्रेटेड NaOH लोगे तो क्या होगा बताएंगे, इसमें 5 से 10% NaOH होता है, वो डाइल्यूट होता है, तो आपने डाइल्यूट NaOH ले रखा है। ये डाइल्यूट NaOH क्या OH आयन क्या करेगा बेटा, ये जो अल्फा कार्बन है इसके हाइड्रोजन पे अटैक करता है। आपको पता है ये बेस को क्या पसंद है, H आयन, ये OH आयन आएगा इस वाले बॉन्ड पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके H के साथ OH के साथ निकल जाएगा। क्या निकल गया बेटा, वाटर। और असर वाली बात है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अच्छा, जब OH आयन ने प्रोटॉन को निकाल लिया तो बेटा क्या बचा, CH2 माइनस, और ये है CHO। ये बेटा कार्बेनियन आयन है, ये क्या है, कार्बेनियन आयन है। और आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो इसमें रेजोनेंस भी होगा। तो हम चाहें तो यार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा ये पाई बॉन्ड तोड़ दें, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ हो जाएगा O माइनस, और ये हो गया H। इस टाइप के बेटा आयन को बोलते हैं इनोलेट आयन। इस टाइप के आयन को क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं। ये दोनों आपस में रेजोनेंस में रहते हैं। ठीक है, इनोलेट आयन है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के हैं। ये बेटा कार्बेनियन आयन है, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल हो। देखो ऑक्सीजन पे अगर माइनस चार्ज है और कार्बन पे माइनस चार्ज है तो अपने आप बताओ, अगर दो एटम पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो विच विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल, विच हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भैया कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये कार्बेनियन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, इनोलेट आयन जो होगा पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बात आपको पता है, रिवर्सिबल स्टेप है। अब बेटा क्या होगा, अगला स्टेप, ये जो स्टेप है OH आयन आता है और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल ले जाता है। ठीक है ना, OH आयन आया और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल के चला गया। ठीक है ना, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, वो जो कार्बेनियन है, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, अब हम वही सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हैं सेम एल्डिहाइड का।
अब बेटा हमने ये CH3CHO ले लिया। अब ये कार्बेनियन जो है वो आके बेटा यहां अटैक करेगा। ये जो कार्बेनियन है वो आके इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा और ये प्लस वाला कार्बन इस माइनस वाले से जोड़ दोगे, खत्म, एल्डोल बन जाएगा। बाद में उसको वाटर से एचाइन दिला देना, वो एचाइन निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने जा रहा है। ये बेटा जो स्टेप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा। और आपको शायद याद हो मैंने एक पॉइंट बताया था जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा रहे थे कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना बढ़िया अटैक होगा। ठीक है ना। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं फिर लिख देता हूं, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी? कार्बोनिल ग्रुप की। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? इस कार्बन पे जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, अब इस कार्बन पे जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब इस कार्बन पे कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको पता है अगर आपने प्लस आई ग्रुप लगा रखा होगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन काफी कुछ मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का वजह कम हो जाएगी। और अगर आपने माइनस आई लगा रखा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ऐसे मोटी मोटी बातें समझ सकते हो। इसके अलावा हमने बताया था बेटा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बोनिल ग्रुप, यहां ग्रुप भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब अगर इस कार्बोनिल ग्रुप पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, मतलब तुम ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगाते जाओगे तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के चांस क्या होते जाएंगे बेटा? कम होते जाएंगे। ये सारी बातें बता चुके हैं हम ये भी बता चुके हैं इस कार्बन पे प्लस आई ग्रुप का नंबर बढ़ाते जाओगे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होती जाएगी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल होता जाएगा। ये ऐसे भी कह सकते हो कि जब एल्किल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात मैंने बताई थी। अब सुनो जरा दूसरे स्टेप बेटा क्या हुआ? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और दूसरे स्टेप पे ये CH2CHO जो कार्बेनियन है वो इस पे आया, अटैक किया और अटैक करने के बाद बेटा ऐसा बन गया CH3, यहाँ पे हो गया O माइनस और ये CH इस CH2 से जाके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CHO। खत्म। अब क्या? और एक बात बताते हैं, यही स्टेप बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सुन लो भैया, यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये रेट को डिसाइड करने वाला स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये भी रिवर्सल होता है। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, मतलब इस एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और ये कार्बेनियन भी है। याद रखना ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्लो स्टेप है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है इस एल्डिहाइड कीटोन पे वो स्लो स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। इसका मतलब ये स्टेप उतना स्लो नहीं होता होगा, अगर होता तो फिर वही RDS हो जाता है। ठीक है। और बाद में क्या है, ये O माइनस आ गया, आप वाटर से जो वाटर निकाला था आपने यहां से उसको एचाइन दिला दो, ये जाहिर सी बात ये प्रोटोनेट हो जाएगा CH और ये CH2 CHO बन गया, एल्डोल बन गया और OH आयन निकल गया। OH आयन निकल गया, इसीलिए बेटा ये क्या था? कैटलिस्ट था। लेकिन बात यहां खत्म थोड़ी हुई। सुनो पहले क्या हुआ। मैकेनियम में, एल्डोल की मैकेनियम में पहले OH आयन आएगा, एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, एलिमिनेट करके अपने साथ ले जाएगा, कार्बेनियन बना देगा। कार्बेनियन और इनोलेट आयन में आपस में रेजोनेंस रहेगा, पता ही तुम्हें है ना। और बाद में जो कार्बेनियन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इनोलेट आयन से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? कार्बेनियन आयन। और कार्बेनियन आयन आएगा, एल्डिहाइड कीटोन के सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा
अटैक ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद O- को प्रोटोनेट करके हम लोग एल्डोल बना देंगे। और दूसरा स्टेप ही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब एक बात बताओ, अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो अगर बेटा हम इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट ला लिखें तो क्या होगा, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन लिखें या रेट ला, केमिकल काइनेटिक्स कुछ पढ़ी है, पढ़ा चुके हैं बेटा। रेट ला क्या होता है, रेट ला इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बोले या रेट ला बोले तो आप लिख देंगे कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक तो बेटा है CH3CHO दिख रहा है, लिख दिया मैंने। दूसरा मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है तुम्हें, ये कार्बेनियन भी तो इसी में आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी तो इसी में लोगे, CH2CHO लिख दिया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, वाटर लगाओगे तो ये एल्डोल बन जाएगा, हटा देते हैं, क्या करना, ये एल्डोल बन गया, OH आयन निकल जाएगा बाद में। ठीक है ना। अब क्या हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल ये है कार्बेनियन। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप से लिखा जाता है, तो स्लो स्टेप यही है। और स्लो स्टेप में एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और एक ही न्यूक्लियोफाइल भी तो है जो इस पर अटैक कर रहा था, तो इसका मतलब ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब बेटा जब हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था तो जब हम ऑर्डर, अच्छा इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दो, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, दो, क्योंकि स्लो सिस्टम में दो ही मॉलिक्यूल, एक एल्डिहाइड है एक कार्बेनियन, मॉलिक्यूलरिटी दो है। ठीक है ना। लेकिन इसका ऑर्डर दो नहीं है, इस रिएक्शन का ऑर्डर दो नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाते समय मैंने तुम्हें एक इंटरमीडिएट का कंसेप्ट दिया था कि जिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं, जिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं उनमें बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका थोड़ा अलग था। देखो ये जो CH2 माइनस CHO इसका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है और यही इस दूसरी वाली रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो हमने कहा था जब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट कॉमन हो जाए तो उसी को इंटरमीडिएट बोला करते थे। कुछ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर देख लेना, मान लिया नहीं आता तब समझो जरा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अब इस पे तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं ना। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालें तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट CH2CHO का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये CH3CHO है ना, CH3CHO का कंसंट्रेशन इनटू OH आयन का कंसंट्रेशन। अगर हम चाहें तो CH2CHO का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा Kc, ये हो जाएगा CH3CHO और ये बेटा हो जाएगा OH माइनस। तो ये बेटा जो पहली वाली रिएक्शन है अगर हम चाहें तो इस पहली वाली रिएक्शन से CH2CHO की इस कार्बेनियन की या न्यूक्लियोफाइल की जो वैल्यू है वो लाके यहां पुट कर सकते हैं यहां पर। इसका मतलब इस CH2CHO की वैल्यू यहां रखने जा रहा हूं मैं, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, R इक्वल टू K, ये हो जाएगा Kc, ये CH3CHO है ही एक बार, और CH2CHO की वैल्यू क्या है Kc में लिख ही चुका हूं, और क्या है CH3CHO इंटू OH है, तो ये बेटा हो जाएगा CH3CHO का स्क्वायर। अच्छा दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तीसरा कांस्टेंट मिलेगा, मान लो K डैश है, तो ये हो गया CH3CHO का स्क्वायर, दो है ना, पावर 2, और ये हो गया OH पावर 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया 3, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। एल्डोल कंडेंसेशन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। कैसे निकाला है बात समझ में आई? बहुत कमजोर दिल के तो नहीं हो कि ना समझने की कोशिश करो, फिर आईटीएन बन नहीं पाओगे, बेकार है फिर। और यूपीटीएन बनो, यूपी2एन बोलने में अजीब लगता है, यूपी2एन जैसे बहुत कोई टुच्ची टाइप की चीज हो। यूपीटी के बारे में सोचना ही नहीं तुम्हें तो या तो एनआईटी के बारे में सोचना बहुत कम सोचना है या आईटी के बारे में सोचना है, इसलिए आपको मन लगा के पढ़ना भी पड़ेगा। यूपी2 में तो
कोई भी जा सकता है यार, खाली इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तो रोज ही तुम्हारे पास फोन कर रहे होंगे, आओ हमारे पास एडमिशन ले लो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाना बड़ी बात है। आप अगर यूपीटीयू में भी पढ़िए तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़िए, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। अब सुनो क्या हुआ, ये जो दूसरा वाला स्टेप था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो हमने इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रेट निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। केमिकल क्वांटिटी थोड़ी आनी चाहिए बस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो लिख दिया कंसंट्रेशन। एल्डिहाइड है और ये तुम्हारा कार्बेनियन है, ये वाला यही तो अटैक किया था। ये इन दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, क्योंकि स्लो स्टेप में 2 ही मॉलिक्यूल हैं और स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। अब क्या हुआ बेटा, ये जो पहला स्टेप है अगर उससे हम इस CH2CHO की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या निकाला, Kc निकाला। Kc निकालने के बाद ये आया, Kc निकालने के बाद ये आया, CH2CHO की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आ जाएगी। और जाहिर सी बात है इसी CH2CHO की वैल्यू मैंने इसे रेट ऑफ रिएक्शन में लाके पुट कर दिया है। तो CH2CHO की वैल्यू क्या है, CH3CHO, एक बार CH3CHO लिख दिया, OH आयन भी है, OH आयन भी लिख दिया, CH3CHO एक बार है, एक बार और आया, स्क्वायर कर दिया, पावर 2 कर दिया, OH आयन पावर 1 है। ये क्या हो गया बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ गया। पावर्स का सम को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लाइक क्वेश्चन में जो पावर्स का सम होता है उसी को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं है, बोले बताओ। एल्डोल कंडेंसेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 और मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। कैसे होती मैंने आपको दिखाया। लेकिन बेटा ये तब होगा जब आप डाइल्यूट NaOH लोगे। जब आप डाइल्यूट NaOH लोगे तब ऐसा होगा। इसको आप पहले नोट कर लिए, तब तक हम तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एक काम करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं। चलो इसको लिखा रख देते हैं। अच्छा, जो मैकेनिज्म थी वो थोड़ा लिखा रख देते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ था, CH3CHO के मॉलिक्यूल पर OH आयन ने अटैक किया था यहां पर और CH2 माइनस CHO बन गया था, कार्बेनियन आयन बन गया था, है ना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। अब समझ रहा, अगर उसने एक सवाल पूछा, मैं नोट करके लिख देता हूं। इफ सॉल्यूशन ऑफ, जब पूछे तभी बताना, इफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज वेरी वेरी डाइल्यूट। अगर बेटा वो बोलते हैं कि सॉल्यूशन NaCl का बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, देन order of reaction will be 2। होशियार है ना। अगर NaOH का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाता है। पूछेगा ये कैसे हो गया, आप समझ रहे। अगर हम बेटा NaOH का सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट कर देंगे तो इसका मतलब इस OH आयन में इस अल्फा कार्बन के H को एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, निकालने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो यही वाला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप बन जाएगा और ये RDS हो जाएगा। और जब ये RDS हो जाएगा तो इसमें तो केवल 2 ही मॉलिक्यूल हैं। तो जब 2 मॉलिक्यूल होंगे तो अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने आप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सुन लो, अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे तो ये बेटा जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 जो है, जिसमें अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, इसमें अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, वो स्लोवेस्ट स्टेप बन जाएगा, RDS बन जाएगा। और RDS अगर ये बना तो 2 ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो फिर मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो जाएगी और ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या, मतलब क्या हुआ, रिएक्शन विल बी, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2 बिकॉज फर्स्ट स्टेप विल बिकम, क्योंकि बहुत डाइल्यूट है ना तो रिएक्शन बहुत धीमी हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप विल बिकम RDS, फर्स्ट स्टेप RDS हो जाएगा। तो जब बेटा फर्स्ट स्टेप RDS हो जाएगा तो R के वैल्यू के CH3CHO और इनटू क्या हो जाएगा, OH आयन हो जाएगा।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई? अभी क्या, अभी बहुत और फंडे क्लियर होंगे तुम्हारे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको लेना है बेटा 3, अगर कुछ ना बोला गया हो तो। लेकिन अगर कंडीशन लगा दे कि सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो आपको ऑर्डर लेना है 2। आईआईटी वाले कुछ भी कर सकते हैं, आईआईटी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। वो एनसीईआरटी के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं, वो IEEE और नीट का एग्जाम नहीं कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। एडवांस में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है कि तुमने क्लास 12 में क्या पढ़ रखे हो। क्लास 12 में तो ज्यादा तुमने पढ़ा ही नहीं था, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ ली थी। एनसीईआरटी में क्या दिया, कुछ नहीं दिया इसके बारे में, तो 4 लाइनें लिख के छोड़ दिया उसने। खैर, तो ये मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन नॉर्मली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा और मॉलिक्यूलरिटी बेटा कितनी होगी, 2 होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपको मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के बेटा मैकेनिज्म भी बता दिया। अब जरा एक बात समझिएगा, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ देगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तुम कहोगे अभी तो आप पढ़ा चुके हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, यही तो बताया गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझ रहा है। अभी हमने एक पॉइंट बताया था, आरडीएस क्या था एल्डोल का, न्यूक्लियोफाइल का एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक था। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन पे जो अटैक हो रहा था, वही बेटा उस रिएक्शन का आरडीएस था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, स्लोएस्ट स्टेप था, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बाई चांस बेटा हमने ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH और यहां ले लिया हमने CHO, 2 मिथाइल प्रोपेनल ले लिया, तो आरडीएस में होता क्या है, कार्बेनियन आता है, कार्बेनियन आएगा, CH2 माइनस वाला जो भी ग्रुप होगा वो आएगा, इस पर अटैक करेगा। लेकिन इस पर अटैक ये कर नहीं पाएगा। अभी मैंने बताया था, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, ये आपको पता है कि अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। लेकिन बेटा इसमें 2 ग्रुप क्या लगे, प्लस आई, तो प्लस आई ग्रुप लगा होने के, हालांकि कायदे के नियम के हिसाब से तो एल्डोल होना चाहिए, लेकिन उसकी ईल्ड का मतलब उसका मात्रा जो बनेगी वो ना के बराबर होगी, तो बेकारी है। इसलिए कई बार गाइड में दिया होता है या कुछ बुक्स वाले लिखते हैं कि इसमें एल्डोल कंडेंसेशन ना के बराबर होता है, तो आप भी यही मान के चलोगे कि ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस आई होने के वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आई है, ये बेटा एल्डोल नहीं देगा, नो एल्डोल, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एल्डोल नहीं देगा। अल्फा कार्बन है लेकिन फिर भी, अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी एल्डोल नहीं दे रहा है। तो जैसे मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ा याद करा दिया जाता है, मैं जो नीट का भी क्लास लेता हूं ना, अलग अलग बैच चलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में मैकेनिज्म में ही जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ऑर्डर ऑफ 3 है, 2 है, उनको ज्यादा इससे मतलब नहीं होता है क्योंकि उस तरह क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। खैर उनको भी पढ़ना चाहिए, आ जाए तो क्या करेंगे वो, है ना। तो हल्का फुल्का बता देते हैं कि इसका ऑर्डर इतना होता है, ऐसे याद कर लो। तो उन लोगों को याद करवा दिया जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम से कम 2 चाहिए। जुगाड़ हो गया ना ये, तो यहां तो अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो उनको सिखा दिया जाता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम से कम 2 है तो एल्डोल होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि 2 होने का मतलब ये एल्किल ग्रुप नहीं होगा, और क्या, तो एल्डोल हो जाता है। ठीक है, और बात करते हैं। जैसे मान लिया बेटा आपसे मैंने कहा दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, दूसरा बेटा मॉलिक्यूल ऐसा कोई ले लिया जिसमें बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। सपोज कर लो बेटा ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और ये लिखा C डबल बॉन्ड O, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है।
अरे भाई साइक्लिक कंपाउंड में ये ब्रिज हेड कार्बन है, 3 डिग्री है। ये बेटा sp3 कार्बन है, ये 3 डिग्री है। एक कार्बन यहां जोड़ा है, कार्बन यहां जोड़ा है, कार्बन यहां जोड़ा, ये तो टर्सरी कार्बन है ना। इस कार्बन को बोलते बेटा क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। और ये ब्रिज हेड कार्बन क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप अच्छा, इस पे भी तो अल्फा कार्बन है। अरे सीओ के पास वाला ये अल्फा कार्बन, तुम कहोगे सर सीओ के पास ये भी तो अल्फा कार्बन है। सीओ के पास ये अल्फा कार्बन, इस पे 2 H है, इस पर 1 H है। तो आप ऊपर वाला पॉइंट पकड़ सकते थे कि अगर सीओ के पास वाले कार्बन पे 1 अल्फा H है तो एल्डोल नहीं होगा, लेकिन इधर तो 2 अल्फा H है, तो यहां से तो एल्डोल होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। बताते हैं क्यों। अगर आप बेटा यहां से एल्डोल बना दोगे, OH आयन आया, यहां से क्या किया? OH आयन आया, यहां से निकाला, इस पे क्या आया? माइनस आया, और बाद में दूसरे से जुड़ जाएगा। फिर आप वाटर निकालोगे तो इस कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मॉलिक्यूल थोड़ा अनस्टेबल टाइप का बनेगा। मॉलिक्यूल क्या बनेगा? थोड़ा अनस्टेबल टाइप का बनेगा, लेकिन बना सकते हो। इसका मतलब अगर आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल मिला, अगर आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल मिला, तो इस ब्रिज हेड कार्बन के हाइड्रोजन से एल्डोल नहीं बनेगा। नो एल्डोल, नो एल्डोल फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ब्रिज हेड कार्बन। तुम कहोगे क्या नीचे वाले से बना सकते हैं? बना सकते हैं। इस नीचे वाले से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये CH2 का CH माइनस बनेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। और वाटर अगर निकालोगे भी तो क्या होगा? यहाँ OH होगा, OH के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, काम चल जाएगा तुम्हारा। चलो बना के दिखा देते हैं। अच्छा, हम इसी टाइप का एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ऐसे आपने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। अब आपको बेटा करना क्या है? इस वाले अल्फा कार्बन के H को इस C के O पे जोड़ना है। तो जब ये वाला CH, अच्छा इधर लिख ले, बात तो एक ही है, ये मॉलिक्यूल सेम है, तो ये वाला H जाएगा, OH आएगा, यहाँ माइनस बनाएगा, और ये वाला कार्बन इस CO पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और जाहिर सी बात है बाद में यहाँ OH हो जाएगा, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा हो गया। बीटा ये बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, एल्डोल है। अब तुम कहो सर वाटर निकालिए, तो आप ये OH निकालोगे, यहां से निकालोगे, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं, डबल बॉन्ड तो रिंग के बाहर आ जाएगा। तो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आएगा तो ज्यादा स्टेरिक यूनिट्स तो उससे प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल मिले, तो जिस अल्फा कार्बन पे 2 H है, इससे एल्डोल बना सकते हो। कैन फॉर्म एल्डोल, इससे भाई साहब एल्डोल आप बना सकते हो, इससे एल्डोल बनाया जा सकता है। चलो एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, देखिए इस बार तुम क्या बताओगे। हमने कहा बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल है, उसने कहा क्या ये एल्डोल देगा? देखो CO के पास वाला ये अल्फा कार्बन, इस पे 1 H, CO के पास वाला ये अल्फा कार्बन, इस पे 1 H। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? जिंदा हो तो बता दो। इसमें इस वाले अल्फा कार्बन से इस नहीं बनेगा, तो ऐसे भी तुम ब्रिज हेड कार्बन को sp3 से sp2 नहीं कर सकते। अगर आप इस H को हटाओगे तो sp2 कार्बन हो सकता है बाद में, अब sp2 कार्बन अगर हो गया तो फिर ये स्टेरिक यूनिट्स और बढ़ा देता है। इसलिए ब्रिज हेड कार्बन को कभी आप sp3 से sp2 करने की कोशिश भी मत करना, वरना हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अब मुझे बताओ, ये ब्रिज हेड कार्बन है, अल्फा कार्बन 1 H है, इस ब्रिज हेड कार्बन के अल्फा कार्बन पर भी 1 H है, ना इससे एल्डोल होगा ना इससे एल्डोल होगा, इसका आंसर होगा नो एल्डोल। कुछ समझ में आया? कोई एल्डोल नहीं बनेगा, कोई एल्डोल नहीं बनेगा। एक तीसरा एग्जांपल दिखाएं, एक तुम्हें चौथा एग्जांपल दिखाते हैं। अगर बेटा आपको कभी ऐसा मॉलिक्यूल मिले, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, ये भी एल्डोल नहीं देगा, नो एल्डोल। जानते हो क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये 3 कार्बन आइटम गिरेंगे, इसके अंदर ओपन होने की चांस बहुत ज्यादा है।
तीन कार्बन की रिंग में ओपन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं ताकि अपनी स्टेबिलिटी क्या करे वो बढ़ा सके। अच्छा इसमें देखो क्या होगा, अगर आप इसमें बेटा OH आयन ले जाओगे, हालांकि इसमें अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन ये भी है, लेकिन OH आयन ना इस अल्फा कार्बन पे जाता है ना इस अल्फा कार्बन पे जाता है, क्योंकि रिंग के अंदर ओपन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये OH आयन चला जाता है डायरेक्ट इस CO पर, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। और जब डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, देखते क्या होता है, तो बेटा ये हो जाएगा O- और यहां हो जाएगा OH। अब जानते हो क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, इस कार्बन में प्लस आ जाएगा, तुरंत ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा बेटा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो गया, ये तो CH2 वही है, और इधर हो जाएगा CH2 माइनस, बाद में वाटर से H आयन को लेकर के ये तो OH है, ये ऐसा बना लेगा COH, और ये हो जाएगा CH2 CH3, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। एल्डोल कहां बना, प्रोपेनोइक एसिड बन गया, एल्डोल कहां बना। तो इसका मतलब आप साइक्लोप्रोपेनोन में भी एल्डोल नहीं कराओगे, भले ही आपको अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं, ऐसा कुछ कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह के कुछ कॉमन सेंस आपको लगाने पड़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अभी तो हमने सिंपल एल्डोल लिया है, केवल सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल मैंने सेम टाइप के लिए हैं। हालांकि मैकेनिज्म जैसे सिंपल की होती है वैसे क्रॉस की भी होती है, क्रॉस लेंगे तो क्रॉस बताएंगे। सिंपल एल्डोल में क्या क्या बताया गया था सुन लिए। पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, OH आयन आएगा, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बनियन बना देगा, है ना, रिवर्सिबल स्टेप होगा। फिर क्या होगा, वो जो कार्बनियन होगा वो एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, एल्डोल बना देगा। वो माइनस बनेगा, बाद में प्रोटोनेट करके OH कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेस कैटलिस्ट था, निकल जाएगा। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन NaOH के लोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला स्टेप RDS बन जाएगा। नॉर्मली डाइल्यूट NaOH लिया जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला स्टेप मेन था, RDS था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आता है, वो इंटरमीडिएट का कांसेप्ट इस्तेमाल करने के बाद आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आता है, जबकि मॉलिक्यूल उसमें 2 ही दिख रहे थे, लेकिन बाद में जब सॉल्व किया गया तो ऑर्डर 3 आया और मॉलिक्यूलरिटी 2 आई। आप अगर इस तरह का मॉलिक्यूल लोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसमें एल्डोल नहीं बन पाता है, इसमें इस अल्फा हाइड्रोजन से नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, इससे तो बन जाएगा। इसमें यहां से भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहां से भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अगर सिंगल अल्फा हाइड्रोजन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और अगर आपने साइक्लोप्रोपेनॉल लिया तो बेटा इस बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 3 कार्बन की रिंग ओपन होना चाहती है। इसलिए इसमें अगर आपने एल्डोल बनाने की कोशिश किया तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि साइक्लोप्रोपेनोन में जब OH आयन लगाया जाएगा तो क्या बनेगा। तुम एल्डोल बनाओगे बिल्कुल गलत, तुम एल्डोल बनाओगे बिल्कुल गलत, ठीक है ना। मान लो बेटा मैंने ऐसे कहा, ये लिखा C6H5, यहां मैंने लिखा CHOH और ये लिखा CH3। पूछा गया एल्डोल होगा, बिल्कुल होगा, अल्फा कार्बन पे 3 H हैं। और लेकिन अगर हम इसी पे बेटा एक मिथाइल ये लगा दें, एक मिथाइल ये लगा दें, अब ये एल्डोल नहीं देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, अब ये एल्डोल नहीं देगा। तो अभी हमने केवल सिंपल एल्डोल आज पढ़ाया है। अगले टर्न पे हम क्या करेंगे, क्रॉस एल्डोल पे आएंगे तो और मजा आएगी। क्रॉस एल्डोल के साथ हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल पर भी आएंगे तो और इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। जितने भी एल्डोल के क्वेश्चन पूछने हो सब मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर तुम जानते ही हो, हमारी स्क्रीन पे चलता रहता है 9450364426, है ना। उस पर व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, किसी किताब का हो, कहीं का भी हो। सवाल अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आपका क्वेश्चन तो बेटा लग ही जाएगा। ये आईटी एडवांस का लेवल है और इससे ज्यादा सवाल आते नहीं। लेकिन अभी हम क्रॉस एल्डोल पाए कहां, क्रॉस एल्डोल लेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल लेंगे तो कुछ नई जानकारियां उसमें और मिलेंगी। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।